ओके। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के बारे में। सबसे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले तो ये क्रिटिकल कंपोनेंट होता है किसका? हमारे साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक असेसमेंट्स का। जो भी साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक असेसमेंट्स होती हैं उसमें एमएससी का बहुत बड़ा रोल होता है। क्या होता है कि ये इंसाइट्स देता है किसके बारे में? इंडिविजुअल की कॉग्निटिव, इमोशनल, साइकोलॉजिकल वेलबींग के बारे में। इससे हमें इंसाइट मिलती है कि इंडिविजुअल का कैसे कॉग्निटिव, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ है। ठीक है, और साथ ही साथ हमारी जो मेंटल और इमोशनल फंक्शनिंग होती है उसके बारे में भी ये इंसाइट देता है। ये वो एक वैल्यूएबल इंसाइट देता है कि कैसे जो इंसान है वो थिंक कर रहा है, फील कर रहा है और फंक्शन कर रहा है। इन एमएससी बहुत सारे डोमेन्स हैं जो इन्वेस्टिगेट किए गए हैं। ठीक है, जैसे कि इंसान की अपीयरेंस, बिहेवियर, थॉट्स, मूड, परसेप्शन, कॉग्निटिव एबिलिटीज, ये सब जो हैं, ये जो डोमेन्स हैं, ठीक है, इनको हम इनके बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं, हम जानते हैं। क्लिनिशियंस जो होते हैं, ठीक है, ये एमएससी को यूज़ करते हैं जिससे वो डायग्नोज कर पाएँ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को और ट्रैक कर पाएँ जो चेंजेस हो रहे हैं उनकी कंडीशन में। क्या उनकी कंडीशन बेटर हो रही है या और डेटोरिएट हो रही है या स्टैटिक है, क्या है? तो उसको ट्रैक करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड डेवलप ट्रीटमेंट, ठीक है, और डेवलप करते हैं ट्रीटमेंट प्लान्स। ठीक है, तो पहला किस लिए यूज़ होता है ये? एक तो डायग्नोस करने के लिए कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स क्या हैं। दूसरा, ट्रैक करना चेंजेस कि पेशेंट की हेल्थ कंडीशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तीसरा, इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट प्लान्स को डेवलप करना। तो जो मेंटल हेल्थ असेसमेंट होती है ये बहुत क्रूशियल होती है। ठीक है, क्योंकि ये हमें बताती है पर्सन के मेंटल स्टेट के बारे में और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में और थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस के बारे में। ठीक है, अब एमएससी मस्ट बी रिपीटेड सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग द इलनेस। मतलब सेवरल टाइम्स हमें ये करना पड़ता है क्योंकि इसके थ्रू ही हमें पता है चलता है कि क्या क्या सिम्टम्स में एवोल्यूशन आया है, क्या कोई नया सिम्टम आया है या कोई पहले वाला सिम्टम और सीवियर हुआ है या कोई सिम्टम कम हुआ है, तो उसके बारे में हमें पता चलता है। तो हम बहुत मतलब एक इलनेस में कई बार एमएससी जो है करते हैं। द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट भी हमें पता चलता है कि जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो कितना इफेक्टिव है। अगर उसकी जो कंडीशन है वो बेटर हो रही है तो वो इफेक्टिव है ना ट्रीटमेंट। The time frame covered by MSc is restricted to the hour of observation. आप एमएससी कब मार्क कर सकते हो? जैसे ही आपने ऑब्जर्वेशन की उसके 1 घंटे तक ही आप उसको मार्क कर सकते हो उसके अंदर। ठीक है, अब देखो मेजर हाईलाइट क्या है, मेजर कंपोनेंट्स क्या है इसके। वो यही है कि इस ये जो है ऑब्टेन की जाती है फ्रॉम अदर सोर्स साइटेड से भी। मतलब कि देखो अब इसमें क्या होता है कि डिटेल्स जो है ना वो अदर सोर्सेज से भी ले सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ एमएससी के बारे में हम पढ़ते हैं कि इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। ठीक है, छोटा सा है बट मतलब छोटी चीज़ है बट उसको थोड़ा इलाबोरेट करके हमें यहाँ पे बताना पड़ता है, तो उसके बारे में हम बताते हैं। सबसे पहले एमएससी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है दैट आर कंडक्टेड इन फील्ड ऑफ साइकेट्री और साइकोलॉजी में जो भी होते हैं। ठीक है, इट सर्व एज वन ऑफ द कॉर्नर स्टोन्स, ठीक है, इन डायग्नोसिंग मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। की इतना इम्पॉर्टेंट है ये डायग्नोज करने के लिए कोई भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। ठीक है, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है क्या डॉक्टर्स को, क्या कि विद द एबिलिटी, मतलब डॉक्टर्स को ये एबिलिटी आती है टू आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई कि कौन सा इनको डिसऑर्डर है। इसके अलावा एमएससी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन ट्रीटमेंट प्लानिंग प्रोसेस में कि क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, गाइडिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल जिससे कि वो स्पेसिफिक कॉग्निटिव, इमोशनल एंड बिहेवियरल इश्यूज को एड्रेस कर सके वैसे इंटरवेंशन को प्लान करने में। ठीक है, किसकी वजह से? जो भी रिजल्ट हमारा आता है एमएससी से। ठीक है,
तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं वो इंटरवेंशन डेवलप करते हैं टू एड्रेस दीज डोमेन्स। फिर इसकी जो यूटिलिटी है वो आती है फ्रॉम ये हमारा मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस इंडिविजुअल की ट्रीटमेंट की, और इंश्योर करना कि थेरेपेटिक स्ट्रैटेजीज इफेक्टिव है या नहीं, या कोई एडजस्टमेंट चाहिए। इसके अलावा एमएससी जो है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन अमंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में को फैसिलिटेट करती है, पेशेंट्स में, केयर गिवर्स में, सब लोग अच्छे से बात कर पाएँ, उसके बारे में इंफॉर्मेशन अच्छे से जा पाए। ठीक है, तो वही है। और इसकी बहुत रेलेवेंस है लीगल और फॉरेंसिक कंटेक्ट्स में भी, ना ही सिर्फ साइकेट्री में। ठीक है, और ये एक वैल्यूएबल टूल है फॉर रिसर्च। ठीक है, कंट्रीब्यूटिंग टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेंटल हेल्थ ट्रेंड्स एंड ट्रीटमेंट आउटकम्स। ठीक है, अब अ, हम नीचे आ जाते हैं। एमएससी यहाँ पे भी वही है, देखो कि एक होलिस्टिक असेसमेंट होती है इंडिविजुअल की मेंटल वेलबींग के बारे में, जिससे हम एक्यूरेट डायग्नोसिस दे सके, पर्सनलाइज्ड केयर, ऑनगोइंग मेंटल हेल्थ सपोर्ट दे सकें। फिर एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं, इसके बारे में हमने थोड़ा सा मतलब थोड़ा ही बताया कि 4 मेथड्स हैं इसके। ऑब्जर्वेशन करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, एक्सप्लोरेशन करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। क्योंकि जो साइकोलॉजिस्ट है वो पार्टिसिपेंट को देख रहा है, तो उसके अपीयरेंस बता रहा है, लेवल ऑफ अवेयरनेस, बॉडी लैंग्वेज, वो सब बता रहा है। ठीक है, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस देखकर, या कन्वर्सेशन, वो उससे बात कर रहा है। ठीक है, और उससे इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर रहा है कि उसकी जो भी मेमोरी की एबिलिटी है वो कंक्रीट है या नहीं है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट है या नहीं है, इंटेलिजेंस कैसी है, मेंटल प्रोसेस कैसे हैं। एक्सप्लोरेशन भी है, क्योंकि जो इसके अंदर ना हम एक्सप्लोर कर रहे हैं ना जो साइकोलॉजिस्ट है इसके अंदर, कि आप ना उससे बात कर कर, या थोड़ा मतलब ना उनको एम्पैथी दिखाकर उनके बारे में जान रहे हो और पब्लिश कर रहे हो इन्फॉर्मेशन, जैसे कि उनका मूड के बारे में क्या है, या फिर उनके रीज़न के बारे में कि उनको क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनके बिलीफ क्या हैं, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट उनको कौन सा लेना चाहिए, और वो क्या चाहते हैं कि साइकोलॉजिस्ट करे, या उनका रोल मतलब एक्सप्लोर करते हैं। फिर टेस्टिंग, वी एक्चुअली टेस्ट द मेंटल फंक्शनिंग एंड द पर्सनालिटी ऑफ द पर्सन। ठीक है, हम ये टेस्ट ही कर रहे हैं बिना किसी प्रॉपर कंसेंट ऑफ द पार्टिसिपेंट। टेस्टिंग को हम नहीं कर सकते, हमें उसका वो जो कंसेंट है वो चाहिए होता है। अब इसके अंदर भी कुछ सब टॉपिक्स होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा जनरल अपीयरेंस। ठीक है, इसके अंदर हम बताते हैं कि जैसी जो पेशेंट है वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहा है इंटरव्यू के दौरान, या जो भी इंटरेक्शन हो रही है। एग्जामिनिंग द जनरल डिमेनर एंड बिहेवियर वाई विल रिवील अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब वही है कि हम ना उनके बिहेवियर को, या जो भी उन्होंने अपने आप को कैसे प्रेजेंट किया उसको देख के इसके बारे में पता लगाते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, इससे हमें सीवियरिटी का पता चल जाता है कि प्रॉब्लम कितनी सीवियर है और कितने टाइम से चल रही है। ठीक है, अब सबसे इसके अंदर ना सेवरल पार्ट्स है जनरल अपीयरेंस के अंदर। तो सबसे पहला है जनरल फिजिकल अपीयरेंस के बारे में। तो इसमें हम देखते हैं उनके आउटसाइड को, मतलब उनकी बॉडी को, कि उनका बॉडी टाइप कैसा है, ग्रूमिंग कैसी है, हाइजीन कैसा है। इसके अंदर कुछ सब टाइप्स हैं, जैसे कैम्ड, क्या वो ट्रिम्ड है, कॉम्ड हेयर है या नहीं, टाइडी है या नहीं, नीट। ठीक है, कि वो किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, ट्रिम्ड, कॉम्ड, टाइडी, या फिर ओवरली मेडअप, मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने कंसर्न दिखाया है अपने लुक्स के ऊपर। ठीक है, अपने अपीयरेंस के ऊपर। फाउंड इन मीनिया और हाइपोमीनिया में ये देखा जा सकता है, या नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी में देखा जा सकता है, या कुछ केसेस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया में कि उनको एकदम ना बन ठन के रहना पसंद है, या अनकेम्प्ड एंड अनटाइडी, जैसे डिप्रेशन में होता है ना, एकदम निग्लेक्ट ही कर देते हैं अपीयरेंस को, ड्रेस को, हाइजीन को। सिकली है या नहीं, मतलब जो दिखने में ही इल लगे, निग्लेक्टेल इसमें हेल्थ में, जैसे डिमेंशिया में देखा जा सकता है। ठीक है, सब्सटेंस अब्यूज में देखा जा सकता है। परप्लेक्स्ड है या नहीं, इसका मतलब है कंफ्यूजनल स्टेट। ठीक है, in which patient has the inability to decide on a task or a solution.
फिर अब नेक्स्ट इसमें जो आता है हमारा क्राइटेरिया, दैट इज़ ड्रेस, उनने कपड़े कैसे पहना है, ठीक है? उसके बारे में भी ना इंटरव्यू को पता चल जाता है कि उसका कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है, उसकी इकोनॉमिक पोजीशन कैसी है ना? तो एप्रोप्रिएट है या नहीं, मतलब अच्छे से पहने हैं, क्लीन है, ठीक है? या शैबी है, मतलब उस पे ध्यान ही नहीं दिया है, निग्लेक्टेड है, ठीक है? फिर जैसे डिमेंशिया और सब्सटेंस में हमने ऊपर भी बात की है, उनमें पाया जा सकता है। इनएप्रोप्रिएट है, मतलब शादी वाले कपड़े पहन के तो नहीं आ गए डॉक्टर को दिखाने के लिए, कि मतलब उस जगह को लेकर एप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है? सिचुएशन से कंफर्मिटी नहीं है। टच विद द सराउंडिंग्स, कि उनको पता भी है कि उनके आसपास क्या चल रहा है। इन दिस वी इन्वेस्टिगेट द पार्टिसिपेंट का जो एक्सप्रेशन है इमीडिएट एनवायरनमेंट को लेके, ठीक है? जब पर्सन वहाँ पे है, वी कैन इन्फर दैट ही और शी इज अवेयर ऑफ हिज और हर सराउंडिंग्स एंड इज ओरिएंटेड। ओरिएंटेड का मतलब वही होता है कि उनको अपने आसपास क्या चल रहा है वो पता है या नहीं, ठीक है? और अगर जो ओरिएंटेड होता है उनको वर्ल्ड नॉर्मली दिख रहा होता है, ठीक है? और जो ओरिएंटेड नहीं होते हैं उनको मतलब उनको पता ही नहीं है आसपास क्या चल रहा है, ठीक है? डिसोरिएंटेड है, एब्सेंट है, ठीक है? अब आई कांटेक्ट कितना मेंटेन कर रहे हैं, ये भी एक इसकी सब टाइप है। इसके अंदर दिस इज यूजुअल टू यूजफुल टू आइडेंटिफाई इफ अ पर्सन इज कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल विद एग्जामिनर है या नहीं, कंसंट्रेशन लेवल पता चल जाता है, ठीक है? इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर इंसान का आई कांटेक्ट है तो इसका मतलब है कि वो नॉर्मल में जैसे इंडिविजुअल्स में होता है। अगर नहीं है मतलब कि जो पर्सन है उसको मतलब शायद हो सकता है कि डिप्रेशन या एनजाइटी हो, या ठीक है? और मतलब अगर वो आई कांटेक्ट नहीं कर रहा या फिर वो कर रहा है और सर्टेन सिनेरियोज में नहीं कर रहा, तो देखा जा सकता है कि उन्हें पैरानॉइड या स्किज़ोफ्रेनिया या कुछ एक्यूट डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स पाए जा सकते हैं। फिर फेशियल एक्सप्रेशंस की बात हो सकती है कि मतलब वो कैसे एक्सप्रेशंस दे रहे हैं कि यू नो मतलब कॉर्नर अगर उनका, देखो यहाँ पे लिखा है कॉर्नर ऑफ द माउथ आर टर्न डाउन, मतलब मुंह ऐसे लटका हुआ है, ऊपर वर्टिकल फरोज हैं आईब्रोज के ऊपर, ठीक है? तो मतलब वो जो पेशेंट है वो डिप्रेशन में है। एंशियस वाला कैसा होगा, उसके फोरहेड पे हॉरिजॉन्टल क्रीज होगी और बड़ी बड़ी ऐसे आंखें और डायलेटेड होंगी, ठीक है? और फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा इरिटेबिलिटी, एंगर, ऐसा कुछ तो नहीं दिखा रहा। फिर पोस्चर कैसा है कि हंच्ड तो नहीं है, मतलब अगर हंच्ड शोल्डर है, ठीक है, और उनका जो हेड है वो नीचे की तरफ है, तो दिखा सकता है कि पेशेंट जो है वो डिप्रेस्ड है, ठीक है? वो इस तरीके से बैठा है क्योंकि, ठीक है? तो जो हमारी पोस्चर और मूवमेंट होते हैं, ठीक है, वो हमारे मूड को रिफ्लेक्ट करते हैं। और एंशियस पेशेंट जो होगा वो एकदम सीट के एकदम एज पे बैठेगा, उसके हाथ में फिजिटिंग चल रही होगी, अब उसके हैंड्स ग्रिप कर रहे होंगे साइड से और चेयर को, ठीक है? अगर जैसे चेयर की एकदम एज पे बैठा है। एंशियस पेशेंट्स आर दोज विथ एजिटेटेड डिप्रेशन, मे बी ट्रेबलस एंड रेस्टलेस, ठीक है? रेस्टलेस है, अपनी ज्वेलरी को टच कर रहे हैं, अपने फिंगर नेल्स को पिक कर रहे हैं। मेनिक पेशेंट्स जो होते हैं वो भी रेस्टलेस होते हैं। कैटेटोनिक कैन मेंटेन ओड पॉस्चर्स, कैटेटोनिया वही होता है ना कि एकदम बिजार पोजिशन में एकदम स्टक है। फिर होता है एटीट्यूड कैसा है उनका एग्जामिनर की तरफ, कोऑपरेटिव है या नहीं है, अटेंटिव है या नहीं है, मतलब जो पूछा जा रहा है बता रहे हैं, डिफेंसिव तो नहीं हो रहा, मतलब जैसे कि देखो इन दिस काइंड ऑफ बिहेवियर दैट टर्न्स द एग्जामिनर्स अटेंशन अवे फ्रॉम वंस डिफिशिएंसी। ये इसकी डिफेंसिव हमें पता होता है, लेमन लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, बट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या है, तो आपको इसको डिफाइन करना आना चाहिए कि ये एक वो बिहेवियर है जो एग्जामिनर की अटेंशन को तुमसे दूर कर रहा है, ठीक है? अपनी कमियों को छुपा रहे हो, आप डिफेंस कर रहे हो, राइट? बिहेवियर दैट माइट कॉज हिम गिल्ट और एम्बैरेसमेंट, ये पैरानॉइड, स्किज़ोफ्रेनिया, डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स में देखा जाता है। बहुत फ्रैंक तो नहीं हो रहा है, ठीक है? मतलब कि इसमें मतलब क्या होता है, फ्रैंक लोग वैसे अच्छी बात भी होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप एक ओपन कन्वर्सेशन उनसे कर सकते हो उनकी डेफिशिएंसीज के बारे में, क्योंकि उनको उस बात का गिल्ट या एम्बैरेसमेंट नहीं होगा। अब हॉस्टाइल तो नहीं है कहीं, मतलब वो एग्रेशन तो नहीं दिखा रही, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव
फीलिंग्स या एंगर एग्जामिनर को दिखा रहा है, जो भी है वो हॉस्टाइल हो जाता है ना, हॉस्टिलिटी दिखाता है। ठीक है। अब एंटी सोशल पर्सनालिटी में देखा जाता है गार्डेड तो नहीं है कि मतलब रिस्ट्रिक्ट कर रहा है इन्फॉर्मेशन को। फिर एवेसिव, एवेसिव का मतलब होता है कि जब जो पेशेंट है ना वो आर्ग्यूमेंट्स को बहुत जल्दी जल्दी शिफ्ट कर रहा है या स्केप कर रहा है आर्ग्यूमेंट्स में से। ठीक है। अब स्पीच के बारे में कि कैसी है। अब इसके अंदर देखा जाता है जनरली टोन। ठीक है, कि टोन कैसी है, कि वो सॉफ्टली बोल रहा है, काम है कि नहीं है, ऑडिबल भी है या बिल्कुल ही नहीं सुनाई दे रहा है। स्पीड कैसी है बोलने की, कि बहुत तेज तेज बोल रहा है या जल्दी जल्दी बोल रहा है। अगर वो स्लो आउटपुट में बोल रहा है, मतलब है ना, धीरे बोल रहा है, तो देखा जा सकता है कि जैसे जो लोग हैं जिनको डिप्रेशन है या डिमेंशिया है या थायराइड की दिक्कत है, तो उसमें क्या होता है कि वो उनकी जो स्पीच होती है वो थोड़ी स्लो होती है। बट अगर ज़्यादा तेज तेज बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि मतलब उनके थॉट्स बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं। इसका मतलब कि उनके अंदर फ्लाइंग ऑफ थॉट्स है। ठीक है, तो वो किस में होता है, मीनिया मीनिया जिनको होता है। ठीक है, या फिर स्किज़ोफ्रेनिया में कुछ केसेस में कह सकते हैं आप। ठीक है, उनको बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं वो। प्रेशर ऑफ स्पीच में कह सकते हैं कि आपको इंटरप्रेट करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हो, तो वही जो मैंने बताया मीनिया वगैरह। ईज़ है या नहीं बोलने में, पेशेंट पर्सन टू एक्सप्रेस वर्ड्स, मतलब उसमें ईजीली वो बोल पा रहे हैं या नहीं, रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं, बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड कर, मतलब जैसे ही बोला वैसे ही दे रहे हैं कॉन्फिडेंट के साथ, और आंसर्स उनको पता है या नहीं, हेसिटेंट है या नहीं, कि कुछ क्वेश्चंस को बता नहीं रहे हैं या मतलब चुप ही हो जा रहे हैं, म्यूट तो नहीं हो रहे हैं, स्टटरिंग है या नहीं है ना, कि मतलब ड्रैग्ड वॉइस या वर्ड्स को ड्रैग किया जा रहा है। ठीक है। और एंशियस पर्सन जो है वो कंफर्टेबल नहीं होते जनरली। ठीक है। फिर पे पार्टिसिपेंट गिव आंसर्स टू ओनली क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं, वो भी हो सकता है। अब प्रोडक्टिविटी है या नहीं, कि स्पीच मतलब जो, अगर मैंने उससे पूछा कि तुमने सुबह क्या खाया, तो उनको पता भी है कि क्या बोलना है, मतलब उस चीज़ को कहते क्या है। ठीक है, कंटेंट उनको पता भी है कि क्या है वो। ठीक है, अब इसमें हम यही देखते हैं वो कितना बोल रहा है, नॉर्मल बोल रहा है या नहीं, टू टू, मतलब इसमें वही है कि 2 से 3 सेंटेंस में बोल रहा है, ओवर अबंडेंट की मतलब बहुत ही ज़्यादा बोले जा रहा है। पावर्टी ऑफ स्पीच में वही कि मतलब उसे एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा, वर्ड्स नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसके पास कंटेंट नहीं है बोलने के लिए, इसलिए वो बोल नहीं रहा, है ना। अब मेरे पास यही नहीं होता, मुझे मतलब अब तो मुझे आता है, बट इन जनरल हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं जो किसी चीज़ में लैक हो रहा है उसको अभी। ठीक है, तो उनकी बात कर रहे हैं हम। द क्लाइंट डज नॉट नो व्हाट टू से एंड इज एबल टू पुट थिंग्स इनटू वर्ड्स। ठीक है। अब आगे हमारी ओरिएंटेशन वगैरह की, भाई अपने सराउंडिंग से अवेयर है या नहीं, कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं, अटेंटिव है या नहीं, मेमोरी के बारे में। ठीक है, अब वही मेमोरी क्या होती है, कि मॉर्गन ने बताया था इनकोडिंग स्टोरेज ये सब। तो ये मेमोरी के बारे में थोड़ा दिस, अब यहाँ पे अब हम ये सब कैसे चेक करते हैं, डिजिट रिकॉल मेथड से, कि आप बैकवर्ड बोलो फिर फॉरवर्ड बोलो। ठीक है, और उसके बाद पेशेंट को बोला जाता है कि रिकॉल करो मैंने क्या बोला है, उसको दोबारा बोलो। ठीक है। फिर थिंग्स वर डन अ फ्यू डेज बैक, ये भी पूछते हैं। अब इसके अंदर ना हम ना उनसे 3 चीज़ों के बारे में पूछते हैं, पहले रिसेंट के बारे में कि आज तुमने दोपहर में क्या खाया, सपोज। रिमोट मेमोरीज के बारे में कि कुछ दिन पहले क्या हुआ था, या फिर है ना, कुछ भी जनरल पूछ लिया उनसे। तो रिलेक्ट में होता है कि एकदम रीसेंट सॉरी, रिकलेक्ट में होता है जब आप एकदम ना एकदम रीसेंट पास्ट के बारे में बताते हो। रिमोट होता है, ऐसे ना आपकी डिफरेंट मेमोरीज होती हैं। ये मैं आपको ना अभी चार्ट से देख के ना एकदम डिटेल में बताऊंगी कि इसके अंदर क्या होता है। फिर जजमेंट एंड इंसाइट हम चेक करते हैं। अब इसके बारे में भी मैं उसके से ही बताऊंगी। साइकोमोटर एक्टिविटी मतलब उनका बॉडी पोस्चर, जनरल बॉडी मूवमेंट कैसी है, फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, साइकोमोटर रिटार्डेशन कैसी है। ठीक है, यही सब हम देखते हैं। और फिर आता है हमारा सोशल एंड इंटरपर्सनल फंक्शनिंग। इसके अंदर क्या होता है कि इंडिविजुअल के सोशल
इंटरैक्शंस कैसे हैं, रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कहीं सोशल एंजाइटी तो नहीं है, अटैचमेंट डिसऑर्डर तो नहीं है, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स तो नहीं है। कल्चरल एंड कंटेक्चुअल फैक्टर्स में हम यही बताते हैं कि इंडिविजुअल का लिविंग एनवायरनमेंट कैसा है, फैमिली डायनामिक्स कैसे हैं, कल्चरल बिलीव्स कैसे हैं, लाइफ स्ट्रेसर्स कैसे हैं। दीज फैक्टर्स हेल्प क्लिनिशियन अंडरस्टैंड कि उनके साइकोलॉजिकल इश्यूज कब से आए हैं एंड एवरीथिंग। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि लिमिटेशंस क्या है एमएससी की। एक तो ये ना स्नैपशॉट ही देता है पेशेंट की मेंटल हेल्थ के बारे में, ज़्यादा मतलब ना एकदम फुल रेंज ऑफ सिम्टम्स और सिवियरिटी को नहीं आप बता सकते हैं। ये इसका लिमिटेशन है, इसका एक ही लिमिटेशन है। और फ्यूचर इम्प्लीकेशंस यही है कि ट्रीटमेंट प्लान्स में मदद करता है क्लिनिशियंस को, और आप यूनिक मेंटल स्टेटस का ना इंटरवेंशंस बना सकते हो और इम्प्रूव कर सकते हो उनकी जो थेरेपीज़ हैं उन वो कितनी इफ़ेक्टिव हैं या नहीं, मेडिकेशंस को। ठीक है, अब एक चीज़ और, ऐसा ना एक चार्ट होता है जिसके अंदर आप मार्क करते हो कि टैटू है या नहीं, फिंगर्स पे या कहीं, तो आप इसमें मार्क नहीं करोगे। क्लीन है, अनक्लीन है, शैबी है, हाइजीनिक है, ये हमने बता दिया था ना इन सबका मतलब। कट स्कार्स हैं या नहीं, तो हम सीधा नो कर लेंगे कि मतलब उसने कुछ सेल्फ इंजरी करी तो नहीं है, कोई ब्रूजेस या कुछ। हाइट कितनी थी, एवरेज हो सकती है, टॉल कितनी, जो भी। फिजिकल बिल्ड, मैस्कुलिन क्या है ये आप बताओगे, ओबेसिटी, हेल्दी, क्या। एटीट्यूड्स कैसा है, काम काउंसलर की तरफ कोऑपरेटिव था, कोअर्सिवनेस थी मतलब फोर्स था, नॉन कोऑपरेटिव, हॉस्टाइल, गार्डेड, इन सब के मतलब अभी ऊपर बताए थे, राइट। आई कांटेक्ट मेंटेन था, अवॉइड था, क्या था। फिर स्पीच कैसी थी, रैपिड थी, स्लो, गोल ओरिएंटेड थी या रेलेवेंट थी, मोनोटोनस थी, क्लियर ऑडिबल, क्या थी, स्टटरिंग थी, कोहेरेंट मतलब लॉजिकल होता है, स्टैमरिंग थी या नहीं। अब ओरिएंटेशन आप ना तीन चीज़ों से पूछ सकते हो। ठीक है, कि आप उनसे पूछोगे कि अभी टाइम क्या हुआ है, तो अगर उन्होंने बताया कि भाई ये टाइम है तो उनको अपने सराउंडिंग्स के बारे में पता है, तो वो इंटैक्ट है। ठीक है, इम्पेयर्ड, पुअर, ये तीनों पे आप मार्क करो। प्लेस से आप उनसे पूछ सकते हो कि ये कौन सी जगह है, तो वो बताएंगे कि भाई हम यहाँ है, सपोज हम हॉस्पिटल में हैं, तो वो। अब उसके बाद पर्सन, हम उनसे पूछ सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि मैं कौन हूँ, या आपकी साइड में जो है ये कौन है, तो हम उनसे पूछते हैं कि उनको अपने आसपास की नॉलेज है भी या नहीं। अब मेमोरी पूछते हैं, इमीडिएट कि आज आपने क्या खाया, तो वो हो गया इमीडिएट। रिमोट, रीसेंट। ठीक है, अब इमीडिएट और रीसेंट ना बहुत सिमिलर होती है। अब इमीडिएट में ना हम ये पूछ सकते हैं कि जो मैं बोल रही हूँ उसको रिपीट करो, मैंने तो तीन चीज़ें बोली, अगर उन्होंने वो चीज़ें रिपीट करी तो हाँ उनको याद है वो चीज़ें, है ना। और अगर अब मैं उन्हें बोलूँ कि तुमने क्या खाया था, तो वो हो गया तुम्हारा रिसेंट में, अभी थोड़े दिन में जो हुआ है। रिमोट मतलब बहुत पुराना, कि कुछ भी, कोई फैक्ट या कुछ भी पूछ लिया कि अभी आपको क्या लगता है कि प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है। अब अटेंशन एंड कैलकुलेशन करते हैं, तो इसमें अराउज्ड एंड सस्टेन्ड ये सब देखा जाता है कि इसमें क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है वो जब सेशन में आया था तब उसकी जो अटेंशन थी वो तो थी, लेकिन वो थ्रू आउट द सेशन रही। इसमें कि आते वक्त तो थी बट थ्रू आउट द सेशन नहीं रही, वो है इसके अंदर क्या होता है, 100 में से 7 सब्ट्रैक्ट करो, फिर जो आंसर है उसमें से 7, ऐसे करते करते। ठीक है, हम देखते हैं कि उसमें कितना अटेंशन और कैलकुलेशन का देखते हैं हम। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट एंड एबिलिटी, कि कंक्रीट थी, सेमी एब्स्ट्रैक्ट थी, एब्स्ट्रैक्ट थी। अब इसको ना आप कैसे देख सकते हो, कोई फ्रेज बोल के या कोई ईडीएम बोल के कि आई एम ऑन क्लाउड नाइन, अगर उसको लगता है कि कि आप खुश हो, वो समझ पा रहा है, तो कौन सी होगी आप मार्क करो। और अगर वो समझ पा रहा है कि मैं बादल के ऊपर हूँ, तो वो क्या होगी। ठीक है, तो उस हिसाब से आप मार्क करते हो। फिर मूड एंड इफेक्ट की, फ्लक्चुएशन मूड है, एंशियस, इरिटेबल है, जो भी है। ठीक है, अब इसके बाद जजमेंट आप तीन चीज़ों से देखते हो, अब उनकी उनमें जजमेंट कैसी है। अब ये जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं भी वही बता रही हूँ, जर्नली ये सब आपको पता होती है। ठीक है, अब जजमेंट क्या होती है, जजमेंट कैसे टेस्ट करोगे, कि आप उनको टेस्ट में आपको ही ना उनको एक सिचुएशन दे दोगे। लेट सपोज कहीं आग लगी है, तो आप क्या करोगे। अगर अब वो बोलेगा कि भाई मैं पानी डालूंगा या मैं फायर ब्रिगेड को बुलाऊंगा, तो इंटैक्ट है।
बट अगर वो बोलेगा मैं खड़े होके देखूंगा या मैं हंसूंगा तो तो इम्पेयर्ड। अब अगर सोशल रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर आप पूछोगे कुछ चीज़, पर्सनल से आप उनसे रिलेटेड कुछ जजमेंट देखोगे, तो ये आप ऐसे चेक करोगे, ठीक है। अब सोशल डिसऑर्डर तो नहीं है कोई, वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा, कोई परसेप्चुअल डिसऑर्डर दिख रहा है या नहीं दिख रहा। सो ऐसे करते हैं ये। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।